नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम एक बेहद मशहूर कहावत की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में कई बातें सुनते हैं, लेकिन आज हमारा लक्ष्य पूरी तरह से निष्पक्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर ये समझना है कि आखिर उनके बारे में कही जाने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत की असल जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बिना सोचे समझे हम कई बार ये कह देते हैं ना, लेकिन जरा रुककर सोचिए, ये अपने आप में कितना गहरा और अजीब सवाल खड़ा करता है। क्या वो इंसान जिसने अपने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों के दम पर इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो वाकई अपनी कमजोरी और लाचारी की वजह से फैसले लेता था? या फिर क्या ये उनके अपने सख्त सिद्धांतों के प्रति एक ऐसा अडिग समर्पण था जिसे लोग शायद उस समय समझ ही नहीं पाए? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब इतिहास के पन्नों में तलाशेंगे। तो आइए इस विश्लेषण में हम 1890 के दशक से लेकर 1947 तक की 4 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। दूसरा, चौरी चौला की घटना। तीसरा, गांधी इरविन समझौता। और अंत में विभाजन और 55 करोड़ का विवाद। शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। क्या ये सहन शक्ति थी या सच में कोई मजबूरी? कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के अंत में। दादा अब्दुल्ला नाम के एक गुजराती व्यापारी अपना कोर्ट केस लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने एक युवा भारतीय वकील को दक्षिण अफ्रीका बुलाया। ये युवा वकील कोई और नहीं बल्कि खुद महात्मा गांधी थे। अब जरा 1893 के उस दौर की कल्पना कीजिए। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने इस भारी अपमान को चुपचाप सह लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो कोर्ट पहुंचे तो वहां जज ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया। एक बार फिर उन्होंने इसे बर्दाश्त किया। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतिहासकार बताते हैं कि इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, दक्षिण अफ्रीका में गुजारा करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, और दूसरा, उन्होंने दादा अब्दुल्ला को 1 साल तक काम करने का पक्का वचन दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे अपमानों को सहते हुए भी उन्होंने 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर डाली और 1906 में अपना पहला सत्याग्रह भी शुरू किया। तो यहाँ पर एक बहुत ही विचार करने योग्य सवाल उठता है, क्या इस शुरुआती अपमान को चुपचाप सहना उनकी मजबूरी और लाचारी का प्रतीक था, या फिर ये एक असीम सहन शक्ति और धैर्य का जन्म था? क्योंकि देखिए, इसी सहन शक्ति के दम पर उन्होंने अगले 7 सालों तक चले सत्याग्रह में भारतीयों और अफ्रीकियों को उनके कई अधिकार दिलवाए। और इसी सफलता को देखकर ही 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें भारत वापस लौटकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, चौरी चौरा की घटना और सख्त अहिंसा की भारी कीमत। 1920 के दशक में प्रवेश करते ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और प्रशासनिक कमर पूरी तरह से तोड़ देना। असहयोग की रणनीति बहुत ही जमीनी और प्रभावशाली थी। ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करो, उनकी फैक्ट्रियों में काम करना बंद करो, रेलवे ट्रैक बिछाने का काम ठप कर दो, और सबसे जरूरी, चरखा चलाकर अपनी खादी खुद बनाओ। अगले 2 सालों तक करोड़ों भारतीयों ने इस आंदोलन में पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। नतीजा, ब्रिटिश प्रशासन सच में कंगाल होने लगा, और इसी बौखलाहट में आकर ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक लाठीचार्ज शुरू कर दिया। 22, जी हां 22, ये संख्या सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में ब्रिटिश पुलिस की इस लगातार हिंसा से तंग आकर प्रदर्शनकारियों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। भड़के हुए लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 भारतीय पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। इस घटना के बाद 2 एकदम अलग विचारधाराओं का सीधा टकराव सामने आया। एक तरफ क्रांतिकारियों का साफ मानना था कि ब्रिटिश हिंसा का जवाब अगर ताकत से दिया जाए तो वो पूरी तरह जायज है। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का एक अटल नियम था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। इस हिंसक घटना से आहत होकर गांधी जी ने एक झटके में पूरा असहयोग आंदोलन ही रोक दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जमनालाल बजाज जैसे बड़े समर्थक, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी इस आंदोलन में लगा दी थी, और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी, दोनों का ही सख्त अहिंसा के इस मार्ग से भरोसा उठने लगा था। तीसरा पड़ाव है गांधी इरविन समझौता और भगत सिंह का भाग्य। 1930 के दशक में अंग्रेजों ने एक बेहद क्रूर कदम उठाया और नमक पर 2400% का भारी टैक्स लगा दिया।
इसके विरोध में गांधी जी ने मशहूर दांडी मार्च शुरू किया, जहां 78 साथियों के साथ उन्होंने 387 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की। जब दांडी मार्च के दौरान 600 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया तो भारी दबाव में आकर वाइसरॉय इरविन को गांधी-इरविन समझौता करना पड़ा। इस ऐतिहासिक समझौते की शर्तें जानना बहुत दिलचस्प है। समझौते में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रिहाई की बात मान ली गई, नमक पर से टैक्स भी हटा दिया गया। लेकिन जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल होने के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करने या कम करने का इसमें कोई भी जिक्र नहीं था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय राजनीतिक माहौल कितना गर्म रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस और देश के करोड़ों नागरिकों ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया। उनका बिल्कुल स्पष्ट मानना था कि अगर ये समझौता भगत सिंह और उनके साथियों की जान नहीं बचा सकता तो इसे स्वीकार करने का कोई तुक ही नहीं है। गांधी जी के नेतृत्व पर यह एक अभूतपूर्व राजनीतिक दबाव था। अपनी किताब स्वराज में गांधी जी ने अपना पक्ष रखते हुए लिखा था कि मैंने हर संभव कोशिश की। 23 तारीख की सुबह वाइसरॉय को लिखे एक निजी पत्र में मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी थी। हालांकि इतिहासकार इस पत्र की प्रभावशीलता पर आज भी बहस करते हैं। कुछ दस्तावेजों के अनुसार वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी को ये प्रस्ताव दिया था कि अगर वे इस बात की गारंटी लें कि भगत सिंह भविष्य में कोई हिंसक कदम नहीं उठाएंगे तो सजा कम की जा सकती है। लेकिन गांधी जी ने भविष्य की किसी भी हिंसक कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया था। अब हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण के चौथे, अंतिम और शायद सबसे जटिल कालखंड में प्रवेश करते हैं। वर्ष 1947, विभाजन और 55 करोड़ का विवाद। ब्रिटिश भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग को बेहद तेज कर दिया था। इस राजनैतिक गतिरोध की जो मानवीय कीमत भारत को चुकानी पड़ी वो खौफनाक थी। कलकत्ता में शुरू हुए भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगों में लगभग 5,000 से 10,000 भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। इस खूनी खेल को इतिहास में द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से जाना जाता है। इस भयानक कत्लेआम ने देश के विभाजन के दबाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उस समय कांग्रेस के भीतर ही विचारों का भारी टकराव चल रहा था। गांधी जी का एक बहुत ही अलग रुख था। उनका मानना था कि देश के टुकड़े होने से रोकने के लिए जिन्ना को ही अखंड भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि जिन्ना का शासन अन्य समुदायों के लिए दमनकारी साबित हो सकता है। उधर माउंटबैटन तुरंत विभाजन का दबाव बनाए हुए थे। गांधी जी इस दौरान कई बार अनशन पर बैठे, लेकिन नेहरू और पटेल अपने फैसले पर अडिग रहे। इससे बाहर कई लोगों को ये लगने लगा कि गांधी जी का नेतृत्व अब शायद कमजोर पड़ रहा है। 55 करोड़ रुपए आज भी एक बड़ी रकम है, तो सोचिए उस वक्त क्या रही होगी। ये विशाल धनराशि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद संसाधनों के विवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई। आइए देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा। समझौते के तहत भारत ने पहली किश्त के रूप में 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसके सीधे जवाब में भारत सरकार ने बाकी के 55 करोड़ रुपए देने पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी ओर माउंटबैटन भारत सरकार पर बाकी पैसे चुकाने का लगातार दबाव डाल रहे थे। यही वह बिंदु है जो इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बहस है। अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों को देखें तो एक तरफ ये लोकप्रिय धारणा है कि गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन किया था ताकि वे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई इतिहासकारों का स्पष्ट रूप से मानना है कि गांधी जी का वो उपवास विशेष रूप से भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए था और पाकिस्तान को पैसे जारी करना सरकार का अपना एक अलग प्रशासनिक फैसला था। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इन्हीं घटनाओं ने आलोचकों के बीच उन्हें मजबूर साबित करने वाली इस कहावत को हमेशा के लिए मजबूती दे दी। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या महात्मा गांधी वास्तव में मजबूर और असहाय थे, या फिर अपने अहिंसा और शांति के आदर्शों के प्रति उनकी उस अडिग प्रतिबद्धता को एक अशांत और उबलते हुए राष्ट्र द्वारा बस गलत समझ लिया गया था? इस सवाल का अंतिम जवाब इतिहास के पन्नों में और शायद हमारे अपने नजरिए में छिपा है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषणों के साथ आगे भी मिलते रहेंगे।